Namaste, good morning, good afternoon, and good evening. In this video, we are going to discuss about the chapter the rise of nationalism in Europe. The chapter is taken from your book History. Now we are going to start with the chapter Organization, the idea of the nation. Here we are discussing the idea of the nation, the idea of a law party, fatherland, and le citoyen, the citizen. And we also discuss about the centralized administrative system. हम जो है सेंट्रलाइज सिस्टम, जो यूरोप का सेंट्रलाइज सिस्टम था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, उसके बारे में पढ़ेंगे. एंड नेपोलियनिक कोड के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सेकेंड पार्ट, इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म यूरोप. जैसा कि नेशनलिज्म वर्ड से हम जानते हैं, चैप्टर के नेम से जो है उसमें नेशनलिज्म आया हुआ है. नेशनलिज्म का मीनिंग होता है फीलिंग ऑफ वननेस और लव फॉर द कंट्री और द being of the citizen with together for the favor of the country. हमने लास्ट चैप्टर 9th क्लास में हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखा था कि लोगों के अंदर किस तरह से अपने अधिकार को लेने के लिए लोगों के अंदर अपने देश के प्रति फीलिंग्स पैदा हुई थी. और आगे इसमें हम देखते हैं जो फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑफ नेशनल इन यूरोप है. इसमें हमें देखना है राइज ऑफ मिडिल क्लास, जो न्यू मिडिल क्लास उभर कर आई थी उसके बारे में हमें पढ़ना है. स्प्रेड ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म. लिबरलिज्म जो होता है फीलिंग ऑफ फ्रीडम. लिबरलिज्म वर्ड इज टेकन फ्रॉम द वर्ड लैटिन वर्ड लिबर विच मीन्स फ्रीडम. ये फ्रीडम को इंडिकेट करने वाला वर्ड है. यहाँ आगे पॉइंट में हम देखेंगे न्यू स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म एंड द ट्रीटी ऑफ वियना. अगला जो पॉइंट हमारा है इसमें हम एक नई कंजर्वेटिज्म जो लोग हैं उनकी फीलिंग को हम देखेंगे और वियना के समझौते के बारे में हम पढ़ेंगे. आगे हम देखेंगे द राइज ऑफ रिवोल्यूशनरीज, यानी क्रांतिकारी कैसे, आंदोलनकारी कैसे आगे बढ़कर आए देश को यूनाइट करने के लिए, इक्वलिटी के लिए, लॉ के लिए लोग आगे कैसे उभर कर आए. आगे हम देखते हैं मेजर फैक्ट्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना ट्रीटी के जो मेजर फैक्ट थे वो क्या क्या थे. जैसे इसमें अगर हम बात करते हैं तो जैसे द बोर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड टू पावर. बोर्बन डायनेस्टी जो थी उसने अपनी पावर दोबारा से गेन कर ली थी. बाद में फ्रांस लॉस्ट टेरिटरीज. फ्रांस ने जो थे अपने जो अधिकार क्षेत्र थे उनको खो दिया था. नेक्स्ट हम देख रहे हैं किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स वाज सेट अप इन द नॉर्थ एंड जिनोवा वाज सेट अप इन द साउथ. तो इसमें क्या क्या हुआ था ट्रीटी ऑफ वियना में. जो नीदरलैंड का किंगडम था वो नॉर्थ में सेटअप हो गया था और जिनेवा का जो पार्ट था, जिनेवा जो था वो साउथ में शिफ्ट हो गया था. आगे बात आती है पर्सिया वाज गिवन न्यू टेरिटरी. पर्सिया को जो था एक नई टेरिटरी का नाम दिया गया था, प्रूसिया को. आगे है रसिया वाज गिवन द पार्ट ऑफ पोलैंड. रसिया को जो था पोलैंड का पार्ट दिया गया था ट्रीटी ऑफ वियना में. और पर्सिया वाज गिवन अ पोर्शन ऑफ सैक्सोनी. पर्सिया को सैक्सोनी का एक हिस्सा दिया गया था. आगे बात हम करते हैं द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस. रिवॉल्यूशन कब से कब तक शुरू हुई, किस तरह से वो आगे बढ़ी. सबसे पहले रोमांटिसिज्म के साथ रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुई.
अब हम बात कर रहे हैं रोमांटिसिज्म। सो रोमांटिसिज्म was an artistic, literary and intellectual movement and organized in the 18th century। ये जो मूवमेंट था इसने ग्लोरीफाई किया था फोक आर्ट को और वर्नाकुलर लैंग्वेज को। जैसे आपने प्रोजेक्टर के थ्रू और इस चैप्टर के बिगनिंग में हमने देखा था किस तरह से एक इमेज जो है दूसरे कंट्री के लोग एक साइड एक ही तरफ को जो इमेज ऑफ लिबर्टी है उसमें हमने देखा था। आगे है नेशनलिज्म थ्रू म्यूज़िक एंड लैंग्वेज। म्यूजिक के और लैंग्वेज के माध्यम से देशभक्ति की भावना फैलाने वाला काम से भी जो थी रिवॉल्यूशन आगे बढ़ा। उसके बाद हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट, भूखमरी हुई, कुछ कठिनाई लोगों के सामने हुई और कुछ फेमस आंदोलन जो थे वो किए गए। आगे हुआ था आउटब्रेक ऑफ रिवोल्ट। रिवोल्ट कैसे हुई थी यूरोप में वो उसको हमें देखना है। वीवर्स रिवोल्ट ऑफ 1845। वीवर्स ने जो था 1845 में रिवोल्ट कर दी थी क्योंकि उनके बनाए हुए जो क्लॉथ थे उनका प्रॉपर जो रेट था उनको नहीं मिल पा रहा था और उनको रॉ मटेरियल की शॉर्टेज थी। आगे हम देखते हैं एब्डिकेशन। एब्डिकेशन ऑफ मोनार्क। जो मोनार्क लोग होते थे, राजा होते थे, उन लोगों ने जो आम जनता थी उस पर अत्याचार किए थे, तो उन अत्याचारों को से परेशान होकर आम जनता ने विद्रोह किया था। आगे नंबर 5 पॉइंट में हम देखने जा रहे हैं द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। जो लिबरल्स थे यहाँ पर भी सोसाइटी लिबरल्स कंजर्वेटिव्स में डिवाइड थी। लिबरल्स स्वतंत्रता चाहते थे पूरी तरह से और वो चाहते थे रिवॉल्यूशन होनी चाहिए, लेकिन सप्रेशन ऑफ रिवॉल्यूशन का सप्रेशन हुआ, रिवॉल्यूशन को दबा दिया गया। इशू ऑफ पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन को पॉलिटिकल राइट देने का मुद्दा भी उस समय में उठाया गया। और आगे सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर अबोलिश्ड। सर्फडम सिस्टम जब समाप्त कर दिया गया था। सर्फडम सिस्टम में राइट टू वोट होता है कुछ पर्सन्स के लिए, और जो बॉन्डेड लेबर थी उसको अबोलिश्ड कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। सो इन पॉइंट के माध्यम से हमने चैप्टर को कवर किया है। आगे हम और नंबर 6 पॉइंट की ओर चलते हैं। नेशनलिज्म इन यूरोप से रिलेटेड हम 6 पार्ट की बात करने जा रहे थे। तो ये 6 पार्ट जो है हमारा है फेमस पर्सनालिटीज़ इन्वॉल्व इन यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली के यूनिफिकेशन में इटली को एक साथ जोड़ने में कुछ फेमस पर्सनालिटी इन्वॉल्व हुई। उन पर्सनालिटीज़ में थे जिप्सी मेजिनी जो थे उनके साथ ही मेड 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज़। उन्होंने जो अपना वर्क शुरू किया था उन्होंने 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ बनाई थी, जैसे यंग इटली इन मार्सेलेस जो है एक प्लेस है इटली में, उस प्लेस पर जो थे उन्होंने यंग इटली बनाई थी। दूसरा यंग यूरोप इन वार्ने में उन्होंने एक यंग यूरोप की स्थापना की थी, यानी 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ बनाई थी। पहली यंग इटली, दूसरी यंग यूरोप बनाई थी वार्ने में, यंग इटली बनाई थी मार्सेलेस में। और अब हम बात कर रहे हैं काउंट कैमिलो डी कैबर, यानी कैबर, इनका शॉर्ट फॉर्म में कैबर इनको बोलते हैं। और इन्होंने क्या किया था, उनके 2 अचीवमेंट थी यूनिफिकेशन में इटली के। 2 अचीवमेंट में उनकी थी बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पेडमंट, ये पेडमंट के प्राइम मिनिस्टर बने थे। और इन्होंने डिफीट किया था ऑस्ट्रियन फोर्सेस को, ऑस्ट्रियन जो फोर्सेस थी उनको डिफीट किया था इटली के यूनिफिकेशन में। अब बात आती है जिप्सी गारिबाल्दी, इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी हैं
इन्होंने एक सेंट्रल फिगर के रूप में थे। ये यूनिफिकेशन में इटली को यूनिफाई करने में इन्होंने एक मुख्य भूमिका अपनी निभाई थी। वो एक फेमस हीरो थे टू वर्ल्ड के, यानी टू वर्ल्ड के वो फेमस हीरो के रूप में भी रहे थे। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट जो की वर्ड्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एब्सोल्यूटिस्ट यहाँ पर है। एब्सोल्यूटिस्ट जो है एक लिटरेरी फॉर्म में हम कहें तो एक गवर्नमेंट होती है, एक ऐसा सिस्टम होता है रूल का दैट हैज़ नो रेस्ट्रेन ऑन द पावर एक्सरसाइज। जो पावर में है गवर्नमेंट उस पर किसी तरह का कोई बाउंडेशन नहीं होता है। इट ऑल्सो रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ मोनार्कियल गवर्नमेंट दैट वाज सेंट्रलाइज, यानी ये उस मोनार्कियल गवर्नमेंट, उस राजा की सरकार को भी रेफ़र करती है दैट वाज सेंट्रलाइज, जो सेंटर में है, मिलिट्रीराइज्ड एंड रिप्रेसिव, और रिप्रेसिव भी है गवर्नमेंट। आगे हम बात करते हैं यूटोपियन की बात करते हैं तो ए विज़न ऑफ अ सोसाइटी, एक सोसाइटी का ऐसा दृष्टिकोण है दैट इज़ सो आइडियल दैट इट इज़ अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट। ये इतना आइडियल है कि ये अनलाइकली है, असामान्य है, टू एक्चुअली एग्जिस्ट, वास्तव में जिसको एग्जिस्ट करने के लिए वो अनलाइकली है। सोसाइटी का एक ऐसा दृष्टिकोण। बाद में हम बात करते हैं प्लेबिसाइट्स। प्लेबिसाइट की बात करते हैं तो एक डायरेक्ट वोट होता है प्लेबिसाइट, जिसमें ऑल पीपल ऑफ रीजन, जिसमें रीजन के सभी पीपल जो हैं उनसे कहा जाता है कि वो एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें एक प्रपोज़ल को या तो वो रिजेक्ट करें या फिर एक्सेप्ट करें। ये ऐसा डायरेक्ट वोट सिस्टम है। सफरेज जो होता है उसका मतलब राइट टू वोट होता है। कंजर्वेटिव्ज़म जो है वो पॉलिटिकल फिलोसफी है जो क्या करती है, स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, जो ट्रेडिशन के जो इम्पोर्टेंस है उसको ये दबाती है। एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन एंड कस्टम्स, नए इंस्टीट्यूशन ये एस्टेब्लिश करती है और कस्टम्स एस्टेब्लिश इसने किए हैं। एंड प्रीफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंज, ये इनका मेन पर्पस जो होता है क्विक चेंज करने का होता है। और सेकंड फेमिनिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो फेमिनिस्ट में आते हैं अवेयरनेस ऑफ वुमेन्स राइट, वुमेन के जो अधिकार होते हैं उनके बारे में जागरूकता प्रोवाइड करना और इंटरेस्ट को प्रोवाइड करना उनके बेस्ड ऑन द बिलीफ ऑफ द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी ऑफ द जेंडर की सोशल और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इक्वलिटी को ध्यान में रखते हुए वुमेन को राइट दिलाने के बारे में जागरूकता प्रदान करना फेमिनिस्ट होता है। नेक्स्ट बात आती है आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी जो है सिस्टम ऑफ आइडियाज़ होता है जो रिफ्लेक्ट करता है एक पार्टिकुलर सोशल एंड पॉलिटिकल विज़न को, जो सोशल और पॉलिटिकल विज़न को रिफ्लेक्ट करता है, परिलक्षित करता है, प्रत्यक्ष करता है। एथनिक की बात करते हैं हम। एथनिक क्या है? एथनिक रिलेट्स टू ए कॉमन रेशियल, ट्राइबल और कल्चरल ओरिजिन और बैकग्राउंड दैट अ कम्युनिटी आइडेंटिफाइज विद और क्लेम्स। तो यहाँ पर बताया है एथनिक जो है कॉमन, जो समान एक जैसी जाति के लोग हों, ट्राइबल पीपल हों या कल्चरल ओरिजिन वाले लोग हों और एक जैसी बैकग्राउंड वाले लोग हों, दैट अ कम्युनिटी, जिससे कि उनकी कम्युनिटी फाइंड आउट की जाती है और ऐसा दावा किया जाता है, यानी एक ही सोसाइटी के एक ही जाति के लोगों का एक ग्रुप एथनिक ग्रुप में आता है। आगे बात कर रहे हैं हम एलिगरी। एलिगरी क्या है? व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, जब एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे किसी ग्रीड को ले लिया,
एनवी को ले लिया, फ्रीडम को, लिबर्टी को ले लिया। इन जैसे जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हैं, जब उसको एक्सप्रेस किया जाता है एक पर्सन के माध्यम से या किसी एक चीज़ के माध्यम से, तो उसको एलिगरी बोला जाता है। एक एलिगरिकल स्टोरी हैज़ टू मीनिंग। एक एलिगरिकल जो स्टोरी होती है उसके दो मीनिंग होते हैं, एक तो लिटरल एंड वन सिंबॉलिक। एक लिटरल यानी लिखित रूप में हो सकता है उसको साहित्यिक रूप में, दूसरा उसको सिंबॉलिक सिंबल के रूप में, प्रतीक के रूप में हम देख सकते हैं। बात आगे आती है 10 पॉइंट की, नेशन स्टेट। नेशन स्टेट क्या है? इट रेफर्स टू द वन इन विच द मेजॉरिटी ऑफ इट्स पीपल, सिटीजन इंक्लूडिंग इट्स रूलर, come to develop a sense of common identity and shared history और descent। यहाँ पर कहने का मतलब है ये जो है एक मेजॉरिटी को, अपने लोगों की, अपने सिटीजन के मेजॉरिटी को दिखाने वाली एक पॉइंट है, जिसमें उसके रूलर्स आते हैं। और रूलर्स क्या होते हैं? केम टू डेवलप ए सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, जो कॉमन आइडेंटिटी की एक जैसी पहचान को बताने वाले होते हैं। और शेयर्ड हिस्ट्री यानी एक जैसी हिस्ट्री को, अपनी हिस्ट्री को वो शेयर करते हैं। और डिसेंट और अच्छाइयों को वो व्यक्त करते हैं। सो आई होप you could be able to understand the points of the chapter and keywords of the chapter. Now some important dates are here. हम चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप इन द 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। इस चैप्टर के हम कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स और इवेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट हम देखते हैं द इंग्लिश पार्लियामेंट सीज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की। पहले में हम देख रहे हैं कि जो इंग्लिश पार्लियामेंट है वो 1789 में वो पावर को अपने कब्जे में ले लेती है मोनार्की से। सेकेंड अगर हम पॉइंट की बात कर रहे हैं तो एक्ट ऑफ यूनियन बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड पास हुआ था 1707 में। और बिगिनिंग ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपको मालूम है 1688 में हुई थी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बर्थ ऑफ जिप्सी मेजेनी। जिप्सी मेजेनी एक इम्पोर्टेंट फिलोसोफर रहे हैं, उनके बर्थ के बारे में हम बात करते हैं। एक रिवॉल्यूशनरी रहे हैं ये इटली के, यंग इटली के। तो इन्होंने क्या किया है, एक मेंबर बने हैं ये जिप्सी मेजेनी सीक्रेट सोसाइटी के कार्बोनरी में 1797 को। अब फेलियर ऑफ द आयरिश रिवोल्ट अगेंस्ट इंग्लैंड, ये किसके द्वारा चलाई गई थी? वोल्फटोन के द्वारा और उसके जो आयरिश मैन थे उनके द्वारा चलाई गई थी, लेकिन ये फेल रही थी। 1798 में ये मैटर हुआ था। बात हम कर रहे हैं आयरलैंड। 6 पॉइंट आयरलैंड वाज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम 1801। यानी आयरलैंड को जो था जोर जबरदस्ती से इनकॉर्पोरेट करने के लिए मजबूर किया गया था यूनाइटेड किंगडम में 1801 में। नेपोलियनिक कोड और सिविल कोड के नाम से भी इनको जाना जाता है। नेपोलियन बोनापार्टे ने चलाए थे, फ्रांस में इंट्रोड्यूस हुए थे, 1804 में हुए थे। नेपोलियन गोट डिफीटेड, नेपोलियन जो थे हार गए थे वाटरलू की जो लड़ाई हुई थी उसमें। वियना समझौता जो था सेटल हुआ था हारने के बाद इनके 1814 से 1815 का मैटर है। ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस शुरू हुई थी 1821 में। ओवरथ्रो ऑफ द बोर्बन डायनेस्टी इन फ्रांस में बोर्बन डायनेस्टी को उखाड़ फेंका गया था 1830 में। और 11 पॉइंट की हम बात कर रहे हैं तो एन आर्म्ड रिवेलियन अगेंस्ट रशियन रूल टुक प्लेस विच वाज
अल्टीमेटली क्रश्ड। एक आर्म्ड यानी जो सेना हथियारों सहित जो लड़ाई हुई थी रशियन रूल के अगेंस्ट, वो 1831 में हुई थी। ट्रेटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल विद रिकॉग्नाइज द इंडिपेंडेंस ऑफ ग्रीस 1832 में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है द वीवर्स इन सिलेसिया। वीवर्स ने जो था सिलेसिया में एक रिवोल्ट चलाई थी कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट 1845 में। फ्रैंकफर्ट असेंबली चर्च ऑफ सेंट पॉल में उसने जो था एक प्लान बनाया था, एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया था जर्मन स्टेट्स के लिए, और इट एंडेड इन ए फेलियर, लेकिन यह असफल रहा था। 1859 से लेकर 1870 तक का ये मैटर रहा था। यूनियन ऑफ इटली जो यूनिफाई की गई थी वो 1861 में हुई थी। आगे बात करते हैं वेक्टर इमैनुअल सेकंड वाज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। ये 1867 में हुए थे। आगे हाब्सबर्ग जो रूलर्स थे ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू द हंगरेरियन, यानी हंगरेरियन को उन्होंने और भी ज़्यादा तवज्जो दी थी या पावर प्रोवाइड की थी 1867 में। और 1867 में एक और मैटर हुआ था जिसमें सर्वडम और जो बॉन्डेड लेबर थी उनको समाप्त कर दिया गया था, दोनों ही जगह। कहाँ पर? एक तो हाब्सबर्ग में और दूसरे रसिया में। 1871 में जो पर्शियन किंग था उसने दावा किया था, घोषणा की थी किसकी? जर्मन एम्पायर की, एक सेरेमनी के समय में, एक समारोह के समय में, जो कि हॉल ऑफ मिरर में हुई थी और पैलेस ऑफ वर्साइलेस में हुई थी। पर्शियन किंग विलियम फर्स्ट वाज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर। पर्शियन किंग विलियम फर्स्ट जो थे उनको जर्मन एम्परर के बारे में बनने की घोषणा की गई थी। आगे है स्लेव नेशनलिज्म गैदर्ड फोर्स इन द हाब्सबर्ग एंड ओटोमन एम्पायर्स। 1905 का ये मैटर है। स्लेव नेशनलिज्म गैदर्ड फोर्स, स्लेव नेशनलिज्म ने जो था फोर्स इकट्ठी करी थी, कहाँ? हाब्सबर्ग में, ओटोमन एम्पायर में। और लास्ट पॉइंट 21 पॉइंट की हम बात करते हैं तो फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ था 1914 में और इसके बाद ये एंड हुआ था 1918 में। Student, all these points should be learnt by you and also should be noted in your notebook. Thank you. See you in the next video.